यंग के किसी द्विझिरी प्रयोग में दो झिरियों की चौड़ाइयों में अनुपात दिया गया है, यानी कि अगर हम पहली झिरी की चौड़ाई W1 माने, दूसरी झिरी की W2 माने, तो इनका जो रेशियो दिया गया है 1/25 दिया गया है। कह रहा है तो व्यतिकरण पैटर्न में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तीव्रता होती है वो स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी स्लिट की चौड़ाई की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, तो दैट मीन्स I1/I2 इज इक्वल टू W/W1/W2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/25। और हम लोगों को पता है क्योंकि यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है, दैट मीन्स हमसे पूछा गया है Imax/Imin। तो हमें Imax और Imin का फॉर्मूला आना चाहिए A1 प्लस A2, यानी आयाम के वर्ग, आयाम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें पता है कि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A1/A2 इक्वल टू √1/25। तो इस प्रकार से A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 1/5। आई मैक्स आई मिन की बात करें तो यहाँ पे चूंकि रेशियो पूछा गया है तो A1 की जगह पे 1 रख सकते हैं और A2 की जगह पे 5 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से A1 की जगह पे 1 + 5/1 - 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 16। अगर इसको काटेंगे तो 4 × 9 = 36, 4 × 4 = 16, यानी कि आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 9/4। कह रहा है व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा उच्चिष्ट पर उत्पन्न होती है, निम्निष्ट पर उत्पन्न होती है। जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है इसमें जो ऊर्जा होती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है, इसलिए यह जो है आपका अविनाशी बनी रहती है। यानी कि इसमें जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का, तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि ऊर्जा का जो है क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनः वितरण होता है। आगे दिया गया है 5×10⁻⁷ की एक वर्णी हरे प्रकाश से 1 मिलीमीटर चौड़ाई पर स्थित दो झिर्रियों को प्रकाशित किया गया। दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण पट्टियों को जो 2 मीटर पर रखे पर्दे पर बनते हैं के बीच की दूरी क्या होगी। आपको पता होना चाहिए, कह रहा है दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण। आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, बीटा कहलाती है, और बीटा का फॉर्मूला होता है d/d। तो अगर आपसे कभी भी कहे कि किन्हीं दो निकटतम दीप्त या किन्हीं दो निकटतम अदीप्त या फ्रिंज चौड़ाई पूछे, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला आपका होता है बीटा बराबर d/d। यहाँ पे अगर आप देखें तो d इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर, 2 मीटर दूर रखें पर्दे पर, तो पर्दे की दूरी 2 मीटर है। लैम्डा कितना है आपका, लैम्डा है 5×10⁻⁷, और ये है आपका 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1×10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1×10⁻³ मीटर। तो इस प्रकार से बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2×5 = 10 और ये 10⁻⁷ और ये 10⁻3। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 10×10⁻⁴, या इसको लिख सकते हैं 1×10⁻3। 10⁻³ ये मीटर में है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि तरंगदैर्घ्य λ1 के प्रकाश की 8वीं चमकीली फ्रिंज तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रकाश की 9वीं चमकीली फ्रिंज से संपाती है, तब दृश्य प्रकाश की संभावित तरंगदैर्घ्य है। तो संभावित तरंगदैर्घ्य ये हमसे पूछा गया है, तो हम लोगों को इसमें क्या पता होना चाहिए, अगर चूंकि ये 8वीं और 9वीं फ्रिंजें संपाती हैं तो इसका मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से मान लीजिए λ1 तरंगदैर्घ्य की यमुई दीप्त फ्रिंज और λ2 की यनवी दीप्त फ्रिंज संपाती है, तो इसका मतलब इनकी डिस्टेंस समान होगी, यानी xm = xn होगी। अगर हम xm = xn करें तो ये होगा आपका फॉर्मूला, दीप्त के लिए यही होता है आपका md/d, और ये हो जाएगा nd लैम्डा, यानी λ1 इसको कह देते हैं और इसको λ2 कह देते हैं बाई डी। ये डी से ये डी कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो m/n इक्वल टू आ जाएगा λ2/λ1। दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी है, 8वीं है, तो 8, और n की वैल्यू कितनी है, 9 है। 8वीं और 9वीं फ्रिंजें संपाती, यानी λ2/λ1 का जो रेशियो होगा वो 1 होना चाहिए। तो इनकी 8वीं और इसकी, यानी कि अगर हम यहाँ से रेशियो निकाल लें λ1/λ2 का, तो
तो आ जाएगा 9/8। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा रेशियो जो है 9/8 के करेस्पॉन्डिंग है। अगर हम देखें तो 9 यानी ऊपर वाली भिन्न, ऊपर वाला अंश आपका बड़ा है हर से, तो मतलब आपका ये आंसर नहीं हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता है। इनमें तो देख लीजिए कि 425 और 400 का अगर हम देखें रेशियो कि 9/8 होता है कि नहीं होता है, तो ये होगा क्या 5/8 और ये 5×25, 5×4 = 20, 5×8 = 40 और ये 80, 5×1 = 5, 5×7 = 35 और 16×5 = 80, यानी इसका रेशियो 17/16 है। मतलब ये वाला भी आंसर हमारा नहीं सही हो सकता है। 450 और 400 की ऑप्शन बच ही रहा है, तो मतलब यही हो जाएगा। देख भी लेते हैं एक बार, 450/400 करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5×9 = 45, 5×8 = 40, यानी 9/8 इसका रेशियो हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 450 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से निकाल लेंगे। आगे कह रहा है द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। यानी जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, 1 मिलीमीटर है। प्रायोगिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यानी पर्दे की दूरी और स्लिटों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। केवल λ2 यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ा दिया जा रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरणों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, अगर हम तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, मतलब कम तो नहीं होगी, यानी ये नहीं होगा, बराबर भी नहीं रहेगी, इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। देखते हैं कैसे होगा। अगर हम मान लें कि पहली वाली फ्रिंज चौड़ाई β1 है तो ये हो जाएगा λ1 तरंगदैर्घ्य है, तो ये हो जाएगा dλ1/d, ये हो जाएगा फ्रिंज चौड़ाई। और अगर दूसरी बार में क्या हो गया है, β2 हो गया है मान लेते हैं, तो हो जाएगा dλ2/d। दोनों समीकरणों को अगर हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा β2/β1 = dλ2/d/dλ1/d। ये इससे सब कट ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा β2 = λ2 कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है और λ1 कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। और इस प्रकार से ये बीटा कितना है, 1 मिलीमीटर। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, ये इससे सब कट जाएंगे, 6×6/5 होगा, यानी 5×1 = 5 और एक बचेगा, 5×2 = 10, यानी 1.2 मिलीमीटर जो है आपकी हो जाएगी इसकी। कढ़ाई के द्विस्लिट प्रयोग में काली और चमकीली पट्टियों का अनुपात 16 है। इसका मतलब है काली और चमकीली पट्टियों का, यानी वही चौड़ाई से ही संबंधित है। और आपको पता है कि चौड़ाई जो होती है तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I1/I2 = क्या हो जाएगा, 16/1 हो जाएगा। तो इसका आयाम क्या हो जाएगा, चूंकि हमें पता है तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I1/I2 = A1/A2 का होल स्क्वायर = 16/1, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो A1/A2 आ जाएगा क्या, 4:1। उनके आयामों का अनुपात 5 नहीं है, 4:1 है, तो ये भी नहीं सही है। और तीव्रता देख लेते हैं, तीव्रता क्या हो जाएगी चमकीली, और इसका मतलब है स्रोत की तीव्रताओं का, प्रत्येक स्रोत की तीव्रता क्रमशः कितनी होगी, तो मैक्सिमम पे आपको चमकीली पट्टी और मिनिमम पे आपको काली पट्टी प्राप्त होती है। तो आई मैक्स यानी कि A1/A2 का A1 + A2 4×1 = 5 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 25/9 जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक स्रोत की तीव्रता कितनी हो जाएगी, क्रमशः 25 और 9 हो जाएगी। अगला सवाल काफ़ी बढ़िया सवाल है। यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर, मान लेते हैं पहले d और ये d रहा होगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा dλ/d। आगे आगे कह रहा है कि इसमें जो है स्लिटों के बीच की तरंगदैर्घ्य से कोई बात नहीं कर रहा है, तरंगदैर्घ्य वही रहेगी। कह रहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जा रही है और पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी जा रही है, यानी पर्दा की दूरी 2d हो गई, पहले d थी तो अब 2d हो गई, तरंगदैर्घ्य वही रहेगी और इनके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जा रही है, स्लिटों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा d/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा β' ये ऊपर चला जाएगा तो 4dλ/d, और ये dλ/d ये क्या है, पहली वाली चौड़ाई है, यानी कि ये हो जाएगा 4β, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, पहले से 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर प्राप्त होती है यदि पूरे उपकरण को ज्यामितीय संरचना परिवर्तित किए बिना 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए। यानी ज्यामितीय संरचना परिवर्तन करने वाला डी और डी को नहीं बदला जा रहा है, यानी स्मॉल डी और कैपिटल डी को नहीं बदला जा रहा है, 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो जाते हैं, नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी।
हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी। अब मान लेते हैं इसको 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा डैश हो जाएगा आपका डी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी क्योंकि अपवर्तनांक बदल रहा है, लैम्डा डैश अपान डी हो जाएगा। अगर हम निकालें इसका रेशियो तो ये आ जाएगा बीटा डैश अपान बीटा इक्वल टू ये लैम्डा डैश अपान डी से डी कट जाएगा, ये डी से डी कट जाएगा, लैम्डा डैश अपान लैम्डा, यानी बीटा डैश इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश अपान लैम्डा इंटू बीटा। आपको पता होना चाहिए एन इक्वल टू होता है लैम्डा अपान लैम्डा डैश। एन कितना है 4/3, यानी लैम्डा अपान लैम्डा डैश कितना है 4/3 के बराबर है, तो लैम्डा डैश अपान लैम्डा कितने के बराबर हो जाएगा 3/4 के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 और बीटा की वैल्यू कितनी है 0.4। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3 यानी 0.3 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है जल की सतह पर तेल की फिल्म के कारण रंगीन दिखाई देती है, इस प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए फिल्म की मोटाई किस कोट की होनी चाहिए। लगभग 10⁻⁻6 मीटर की कोट की होती है। अगर इतना होती है तो हमें जो है रंगीन दिखाई देगी सतह। यहाँ पे देखेंगे तो 100 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम को मतलब 100 गुणे 10⁻², जो 10⁻10 जो कि क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा। ये 10,000 है, 10,000 को अगर हम लिखेंगे 10⁻10 तो 1 2 3 4 यानी कि 10 की घात +4 और ये 10 की घात -6। तो इस प्रकार से इतनी मोटाई की कोट की होनी चाहिए, यानी 10,000 एंगस्ट्रॉम कोट की होनी चाहिए। कराई यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्रोत श्वेत प्रकाश का है, एक छिद्र को लाल फिल्टर से और दूसरे को नीले फिल्टर से ढक दिया जाता है। इस अवस्था में देखो व्यतिकरण होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस यानी कला संबद्ध स्रोत हों, और दूसरा उनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हम द्विध्रुवी प्रयोग में एक छिद्र को लाल फिल्टर से ढक दिए और एक छिद्र को हम नीले फिल्टर से ढक दिए, तो वो जो स्रोत होंगे दोनों वे एक लाल वर्ण वाले और एक ब्लू वाले, इनकी तरंग दैर्ध्य दोनों की क्या होती है डिफरेंस होती है। तो डिफरेंस होती हैं तो ये पर्दे पर जो है कोई भी व्यतिकरण बिंदु नहीं बनाएंगे, यानी कि इनसे कोई भी व्यतिकरण फ्रिंजें नहीं बनेगी। दैट्स ऑल।